नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं क्लास 10th मैथ के सभी MCQ क्वेश्चन मतलब वन लाइनर सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। लास्ट तक बने रहिएगा। और ये चैलेंज है कि यूपी बोर्ड के 75 जिलों में क्वेश्चन जो आने वाले हैं MCQ के इसी चैप्टर से आने वाले हैं। मतलब पूरी से जितना पढ़ाऊँगा इसी से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और ये देख लीजिए, लिखा भी गया है कि विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर क्लास 10th की बात की हुई है और सत्र है 2024-25, मतलब इसी बार का है ये। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। गणित का है। अब आज पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा अध्याय 1 वास्तविक संख्या। क्या है? अवधारणाओं के आधार पर महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बारे में बात करेंगे। हर एक चैप्टर के अलग अलग चलेंगे MCQ के साथ, एक बार में सब नहीं करने वाले। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही अंकीय अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अब दूसरा क्वेश्चन है, किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कैसे देखते हैं, 2 बराबर 2 कमा 4 बराबर 2 गुणे 2, फिर 2 से हम कैसे लिखेंगे 11 गुणे 23 का। ठीक, ऐसे एक और क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को जोड़ते हुए अद्वितीय होता है, मतलब दूसरा हल नहीं होता है। अब चौथा है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है तो क्या लिखोगे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल महत्तम समापवर्तक HCF कहलाता है। उदाहरण जैसे पूरे इसी में सब क्वेश्चन भी है, इसी में आंसर भी है, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। यही पढ़ के जाएंगे तो इसी में जो फंस जाएगा पूरे के पूरे क्वेश्चन। आपके अगर 7 सेट हैं, एक सेट में 20 MCQ आते हैं तो 140 MCQ जो होंगे पूरा इसी सेट से बनाए गए हैं। हर साल इसी सेट से क्वेश्चन फंस जा रहे हैं, तो इस बार भी इसी सेट से फंसेगा। अब 12, 15 और 21 का अगर आप HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3। ऐसे 15 निकालेंगे 3 गुणे 5 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। 21 को निकालेंगे 3 गुणे 7 बराबर में 3 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। महत्तम समापवर्तक क्या है इसका, 3। ठीक, मतलब महत्तम क्या है, ऐसी संख्या जो सभी नंबरों में एक बार आ जाए। मतलब एक ही संख्या है, 3 नंबर जैसे दिए 15, 21 और 12, 3 नंबर दिए, इसमें सबसे ऐसी कौन संख्या है जो तीनों को विभाजित कर रही है, मतलब तीनों को काट दे रही है, तो क्या है वो 3 है। अब संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लघुत्तम समापवर्तक LCM होता है। बेसिक्स है, दम इंटरेस्टेड है और बेसिक्स है, पूरा समाप्त करके छोड़ेगा ये। तो 6 बराबर में 2 गुणे 3 बराबर आ जाएगा 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1। इसमें क्या अगर लासा निकालने का आ जाए, LCM निकालने का आ जाए, लघु समापवर्तक निकालने का आ जाए, तो मासा को छोड़ दीजिए, एक बार लीजिए। मासा 2 बार आएगा तब लिखा जाएगा, लेकिन लासा एक बार लेंगे, मासा वाला भी एक बार ले जाएगा, बाकी जो बचा रहेगा वो लासा आ जाएगा। तो 6 बराबर में 2 गुणे 3 बराबर करके 2 की घात 1 और 3 की घात 1। 20 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर में 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। मतलब लघुत्तम समापवर्तक क्या है हमारा, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, तो 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। आंसर क्या है हमारा 60। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्याएं 4 की पावर n और 6 की पावर n संख्या अन्य 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 5 से विभाज्य होती हैं और ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a व b के लिए HCF a, b गुणे LCM a, b बराबर a क्रॉस b के होता है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा के। अब इसके बाद का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, परंतु 3 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। अगर आपके पास दो ही संख्या है, उसका LCM और LCM निकाल के आप उन दोनों का गुणन करेंगे
और उन दो संख्याओं को गुणा करेंगे तब आपका बराबर आएगा। लेकिन आपके पास 3 संख्या आ जाए तब उनका लासा मासा निकाल के आप काम करेंगे तो आएगा नहीं। ठीक, अब क्वेश्चन है रूट पी अपरिमेय संख्या है, जहाँ रूट पी एक अभाज्य संख्या है। तो रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। ऐसे आगे क्वेश्चन मिलेंगे कि इसको सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय है। वो क्वेश्चन इस बार आने वाले फिक्स है। वो कौन सा आएगा देख लीजिए, ये दोनों में से एक तो पक्का आएगा, रूट 2 और रूट 3। एक सेट में रूट 2 आएगा, एक सेट में रूट 3 आएगा। यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p कामा ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p कामा ए को विभाजित करेगा जहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। फिर हम दूसरे पेज पे आते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग का अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। उदाहरण जैसे आप 3 एक परिमेय संख्या है, प्लस में 4 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप जब इसको हल करोगे तो आएगा 2 माइनस रूट 5। ये सब क्या है आप तो एक संख्या 3 पर 4 रूट 5 और मकामा करके 2 माइनस रूट 5। इसमें एक परिमेय है और एक संख्या अपरिमेय है। इनको जोड़ोगे या घटाओगे तो हमारी क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। मतलब एक शून्यता परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। अब अध्याय 2 पर आते हैं हमारे बहुपद, और बहुपद से क्वेश्चन आना मस्ट है और जरूर आएगा भी आएगा। तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। मतलब किसी भी चर में जितनी भी घात x की जितनी भी अधिकतम घात है, जैसे दे दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसमें एक्स क्यूब की घात जो है अधिकतम है। ठीक, एक्स की घात किस में अधिकतम है, एक्स क्यूब में। कितनी है, 3। तो हमारी बहुपद की अधिकतम घात कितनी आ जाएगी, 3। फिर बहुपद 4x प्लस 2 चर x में घात 1 का बहुपद है, क्योंकि चर x की अधिकतम घात 1 है। ठीक, अब इसमें देखेंगे इसी तरह क्वेश्चन है कि 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 चर y में घात 2 का बहुपद है, क्योंकि चर y की अधिकतम घात 2 है। इसी तरह एक क्वेश्चन और है 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस में x माइनस 3 चर में x की घात 3 का बहुपद है, क्योंकि चर x की उच्चतम घात 3 है। ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जिनकी घात 2 होती है द्विघात बहुपद, जिनकी घात 3 होती है त्रिघात। ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे 2x माइनस 3, 3z प्लस 4, 5x माइनस 2 आदि में बहुपदों की अधिकतम घात 1 है, अतः यह रेखीय बहुपद है। फिर px बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 बराबर में x बराबर 2 रखने पर p2 बराबर में 2 घात 2 माइनस 3 गुणे 2 माइनस 4 बराबर में माइनस 6 प्राप्त होता है। या x बराबर 2 पर बहुपद px का मान है। अब क्वेश्चन आ रहा है, यदि बहुपद px में x को किसी वास्तविक संख्या k से प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, अर्थात p के बराबर में k 0, तो k बहुपद का शून्यांक कहलाता है। बहुपद px बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 का x बराबर में माइनस 1 पर मान p माइनस में इसका मान रखने पर क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है, अतः बहुपद x का शून्यक है। अगर हमारा कट जा रहा है तो क्या आ जाएगा, शून्यक है। अब इसके बाद का क्वेश्चन आ रहा है, किसी बहुपद ax प्लस b कम करके a डज नॉट इक्वल टू 0 का शून्यक उसी बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y बराबर में ax प्लस b का ग्राफ x का प्रतिच्छेद करता है। किसी n घात के दिए गए बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ y के अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः n घात के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। फिर बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः बहुपद px के 3 शून्यक होंगे। 3 जगह कट कर रहा है तो 3 शून्यक होंगे। फिर किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bf प्लस c ए डज नॉट इक्वल टू 0 के संगत समीकरण क्या मिलेगा हमको, y बराबर में ax स्क्वायर प्लस में bf प्लस में c का ग्राफ परवलय होता है। फिर नए पेज पे हम चलेंगे। हमारा क्वेश्चन आ रहा है इसके बाद वाला कि बहुपद
पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु पी एक्स के उतने ही शून्यक होते हैं। फिर रेखीय बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी है, जहाँ ए कामा चर एक्स का गुणांक एवं बी अचर पद है तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए कामा बी कामा सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसके बाद का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। लग तो ऐसा रहा है कि इस बार तो पक्का पक्का ये वाला आ जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आने वाला है। तो पी एक्स बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल माइनस में एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस से बी अपान ए का। मतलब अगर आप शून्यकों का योगफल देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपान ए के। और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए के। मतलब दोनों परिस्थितियों में ए जो है हमारे बटे के अंदर आएगा। फिर बहुपद 2x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 9 में शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के अंदर -7/2 इज इक्वल टू 7/2 होगा। अब क्वेश्चन ऐसी से आने वाला है कि शून्यकों का गुणनफल बताना है, तो इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल कर दे रहे हैं। हमारा क्या जा रहा है -12। ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू क्या है दे देगा। अतः शून्यक ये है तो इनका गुणनफल बताइए। इन दो से दे दिया कि बहुपद की शून्यकों का योगफल इतना है और गुणनफल इतना है, तो शून्यक बताइए। ठीक। यदि अल्फा कामा बीटा के सी द्विघात बहुपद के शून्यक है तो द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर में के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा की तरह होगा, जहाँ के कोई वास्तविक संख्या है। बहुपद के शून्यकों का योग -3 व गुणनफल 2 है, तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में -3 एक्स प्लस 2 बराबर में क्या इसके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 होगा। ऐसे त्रिघात बहुपद में चलेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है तो द्विघात में, और त्रिघात हो जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस लैम्डा। ठीक। ऐसे क्वेश्चन सारे हैं। फिर टी स्क्वायर माइनस 15 बहुपद में टी स्क्वायर का गुणांक ए बराबर 1 का टी का गुणांक बी बराबर 0 तथा अचर पद सी बराबर में -15 है, तब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b अपान ए के। तो -0/1। अगर जीरो ऊपर है नीचे होता है आंसर क्या जाता है 0। और अल्फ़ा का बीटा बराबर हो जाता है सी अपान ए, -15/1 मतलब -15 आंसर आ गया। अब बारी आती है चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब चर तो दो होंगे, रैखिक समीकरण युग्म। इसमें क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने वाला मानक रूपक a1x प्लस ab1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर में 0, जहाँ x और y चर है। अतः a1 b1 प्लस c1 और a2 b2 c2 क्या है, गुणांक है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल एक ऐसा बिंदु होता है जो युग्म की दोनों रेखाओं पर स्थित होता है। फिर रैखिक युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरण का संगत युग्म कहलाता है। रैखिक युग्म की रेखाएं संपाती होती है, तो इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं एवं इस युग्म को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं। अब रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर होती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता है। रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। और इससे एक क्वेश्चन नहीं एमसीक्यू के नहीं कई सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे पहली स्थिति क्या है, a1 अपान a2 बराबर नहीं है कि उसके b1 अपान b2 की। इस स्थिति में रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होता है एवं समीकरणों का एक अद्वितीय हल होता है तथा रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं।
दूसरा क्या है, A1 बराबर है B1 के बराबर नहीं है किसके, C1 के। इस स्थिति में रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत होता है एवं समीकरणों का कोई भी हल नहीं होता है तथा रेखाएं समांतर होती हैं। और तीसरा है A1 बराबर होगा B1 को बराबर होगा किसके, C1 के। पहले कंडीशन में ए बी के नहीं बराबर था, दूसरी कंडीशन ए बी के बराबर था लेकिन बी सी के बराबर नहीं था। अब तीसरी कंडीशन में ए बी सी तीनों बराबर हैं। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म आश्रित होता है एवं समीकरणों के अनंत हल होते हैं तथा रेखाएं संपाती होती हैं। अब रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफी विधि द्वारा हल में दोनों समीकरणों को ग्राफ में प्रदर्शित कर उनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं जो समीकरण युग्म का हल होता है। अब चौथा चैप्टर हमारा है द्विघात समीकरण। जब हम द्विघात समीकरणों के शून्य के तुल्य कर देते हैं तब हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। यदि px घात 2 का एक बहुपद है तो समीकरण px बराबर 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है। ax² + bx + c बराबर में 0, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं तथा b a जो है बराबर नहीं है कि उसके 0 के। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण जैसे ax² - 3x - 10 बराबर में 0 और कई सारे द्विघात समीकरण पहले देख चुके हैं। अब द्विघात समीकरणों का हल करने की गुणनखंड विधि, तो ax² + bx + c किसके, अगर a जो है 0 के बराबर नहीं है को दो रैखिक गुणांकों में गुणनखंड करके प्रत्येक गुणन को 0 के बराबर करके हल प्राप्त करते हैं तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल प्राप्त होते हैं। उदाहरण 2x² + x - 300 = 0। अब इसका अगर हम फ्रैक्शन निकालते तो x - 12 और 2x + 25 बराबर में 0। अतः x बराबर में 12 आया, दूसरे उत्तर में x बराबर में -25/2। तो सूत्र विधि क्या है, अब श्रीधराचार्य संयुग्म द्वारा द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर में 0 a ≠ 0 को हल करने के लिए सूत्र प्रतिपादित किया जिसे द्विघात सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र आदि कहते हैं। तो सूत्र क्या है कि देख लीजिए, अब सूत्र ये है, बहुत ही क्वेश्चन जब भी कोई द्विघात समीकरण आ जाए और सॉल्व ना हो तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो द्विघात समीकरण निश्चय है कि वो सॉल्व हो जाएगा। क्या है, x बराबर -b + अंडर रूट में b² - 4ac में 2a। क्या है, x बराबर -b + अंडर रूट में b² - 4ac में 2a। अब इसके निराकरण करेंगे तो उदाहरण जैसे द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 को द्विघात सूत्र द्वारा हल करना। तो एक सॉल्व किया हुआ है, आंसर भी आया हुआ है क्या, -2, 5 और -2। अब द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण d बराबर b² + -4ac होता है, जहाँ a, b, c द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, a बराबर में 0 नहीं है कि क्रमशः x² का गुणांक x का गुणांक तथा अचर पद हैं। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, तो a अगर 0 के बराबर नहीं है में 3 स्थिति आती हैं। जो पहला है, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से हो। दो वास्तविक मूल एवं दो बराबर मूल होते हैं कब, जब यदि b² - 4ac बराबर हो किसके, 0 के। कोई वास्तविक मूल नहीं होता है कब, जब b² - 4ac छोटा होगा किससे, 0 से। उदाहरण भी दिया आप लोग देखिए, ठीक, हल भी करके दिखाया है। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। आधारणों के आधार पर महत्वपूर्ण तथ्य, प्रकृति में अनेक वस्तुएं एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करती हैं, जैसे कि सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियाँ, मधुकोश में छिद्र, एक भुट्टे पर दाने, एक अनानास और एक पाइन कोन पर सर्पिल इत्यादि। दैनिक जीवन में निश्चित प्रतिरूप का उदाहरण, किसी व्यक्ति के प्रथम मासिक वेतन 8,000 और 500, वार्षिक वेतन वृद्धि होने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष इत्यादि के लिए वेतन 8,000, 8,500, 9,000 होगा, मतलब हर महीने 500 रुपये बढ़ रहा है।
अन्य रूप 100, 150, 200, 250। मतलब अगर आप देखेंगे तो दूसरा पद जो आएगा, पहले पद का अगर घटाएंगे, दूसरे पद में पहले पद को घटाएं या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं, अगर दोनों का आंसर जो बराबर आ जाए तो जो श्रेणी हमको मिलेगी वही क्या होगी, हमारी समांतर श्रेणी। ठीक, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो गैपिंग होती है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी लिख देते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उपरोक्त सूची में उपरोक्त पदों को इनसे पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। संख्याओं की सूची, ऐसी सूची को समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहा जाता है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या डी इस समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाती है। सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। एपी के प्रथम पद को A1, दूसरे पद को A2, इसी प्रकार nवें पद को AN से प्रदर्शित करते हैं। एपी का निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट करके AN कहीं पर भी जा सकता है। n जो है नंबर ऑफ नंबर्स हैं। ठीक, समांतर श्रेणी में हर अगले पद में से पिछले पद को घटाकर सर्वांतर प्राप्त किया जाता है। मैंने बताया था कि A2 में से A1 को घटाएं या A3 में से A2 को घटाएं तो हमारा सर्वांतर आ जाता है, गैपिंग आ जाती है। समांतर श्रेणी के हर अगले पद में पिछले पद को घटाकर सर्वांतर प्राप्त किया जाता है, जैसे D बराबर में A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 बराबर में इसे कैसे AN माइनस में AN माइनस 1। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस D ऐसे बढ़ता चला जाएगा अनंत तक, जहाँ तक भी समांतर श्रेणी हो। ठीक, जहाँ A पहला पद और D सर्वांतर है। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या परिमित होने पर श्रेणी को परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। परिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद लास्ट टर्म होता है, उदाहरण जैसे 147, 148 और 149। ठीक, ऐसे बढ़ता बढ़ता लास्ट पद चला जाता है। अपरिमित समांतर श्रेणी के पदों की संख्या अपरिमित होती है, इसमें अंतिम पद नहीं होता है, उदाहरण जैसे 1, 2, 3, 4। इसका अनंत कहाँ है ये नहीं पता हमको, डॉट डॉट करके कहाँ तक जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है पता नहीं। प्रथम पद ए और सर्वांतर डी वाली एक समांतर श्रेणी का nवां पद निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। an बराबर में क्या आ जाता है, a प्लस में n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर d। an को AP का व्यापक पद भी कहते हैं। यदि किसी AP में m पद है तो am इसके अंतिम पद का निरूपित करता है। अंतिम पद को I से भी द्वारा निरूपित किया जाता है। AP बराबर क्या जाएगा, 2, 7, 12 सातवां पद ज्ञात करना। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक, अब किसी AP के प्रथम n पदों का योग Sn सूत्र क्या फार्मूला है ये देख लीजिए कि Sn बराबर होगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n माइनस 1d। ये सारे सूत्र है, काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं सवाल इससे। अगर आएगा तो नहीं सबसे आएगा, बाकी बाहर नहीं आएगा। और आप देख के भी समझ सकते हैं कि ये इतने छोटे छोटे फार्मूले भी इसमें डाले हैं तो कितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, किसी AP के प्रथम n पदों के लिए योग Sn का सूत्र बताइए। तो उसमें कई सारे दे देंगे, कई प्लस लगा देगा, कई माइनस दे देगा, चेंज कर देगा। तो आप फार्मूले याद रहेगा तो आप सवाल भी लगा लेंगे और MCQ के सारे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। यदि एक परिमित AP का अंतिम पद L है तो इस AP के सभी पदों का योग सूत्र Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस L। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग सूत्र Sn बराबर में n ब्रैकेट के अंदर n प्लस 1 अपान में 2। यदि a, b, c समांतर श्रेणी है तब b बराबर में a प्लस c अपान में 2, जहाँ b, a और c का समांतर माध्य कहलाता है। प्रथम 25 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। 1, 2, 3 ऐसे 25 पद हैं तो a बराबर 1, d बराबर 2 में से 1 को घटाएंगे, d हमारा आ जाएगा। लास्ट कितने तक है जा रहे हैं, n 25 तक। इसी फार्मूले में रख देंगे, आंसर आ जा रहा है। अब 6ठे चैप्टर बात आती है त्रिभुज की। ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार समान हो, उनका आयाम माप समान हो या ना हो, समरूप आकृति कहलाती है। ठीक, आकृति देखने में समान होगी लेकिन वो उनकी शेप और साइज क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक, तीनों वृत्त इनके आकार समान है परंतु इनके आयाम माप अलग अलग है अतः या समरूप आकृति है। जैसे एक वर्ग दिया है जिसके सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर है, एक वर्ग दिया है जिसकी आयत दिया हुआ है जिसका भुजा जो है लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर।
जबकि दोनों का क्षेत्रफल कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उक्त दोनों आकृति के माप क्षेत्रफल समान है परंतु आकार अलग अलग हैं, अतः वर्ग और आयत समरूप आकृति नहीं है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी आयत समरूप हों पर यह आवश्यक नहीं है। ठीक, उदाहरण दिया, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि इनका आकार समान होता है। सभी सर्वांगसम आकृति समरूप भी होती हैं। समरूप आकृति सर्वांगसम भी हो यह आवश्यक नहीं है। ऐसे बहुभुज जिनमें भुजाओं की संख्या समान हो समरूप होंगे यदि उनके, पहला कंडीशन है, उनकी सभी संगत कोण बराबर हो तथा उनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, समानुपाती हो। क्या है, जैसे आप डायग्राम दो बना है, देख लीजिए। ये पहला डायग्राम, ये दूसरा डायग्राम बना हुआ है, लेकिन ये सारांशम तो है, सम्मित तो है, लेकिन क्या है, ये बन नहीं रहा दोनों। ठीक, ये साइज इनकी दोनों की अलग अलग, एंगल सेम है। अब चतुर्भुज ए बी सी और डी, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में दोनों अलग अलग, ए बी सी डी चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। तो एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के, एंगल डी एंगल एस के बराबर है। सभी संगत कोण समान है। ए बी बटे में पी क्यू बराबर में 1.5/3 बराबर में 1/2। आंसर हल हो गया। ऐसे इसको करने पर सभी के मान 1/2 आ जा रहे हैं, जहाँ ए बी कितना, ए बी अपन पी क्यू बराबर है बी सी अपन क्यू आर बराबर में सी डी अपन आर एस बराबर में डी अपन एस पी बराबर में 1/2। संगत भुजाओं के अनुपात भी समान है, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी व चतुर्भुज पी क्यू आर एस समरूप है। ठीक, यही समरूप तो जांच करने को आएगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, आते हैं नए चैप्टर पे, निर्देशांक ज्यामिति। ये काफ़ी अपने आप में चैप्टर इम्पोर्टेंट है। चैप्टर सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये चैप्टर अपने आप में ही खास है, सबसे अलग है। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है। उदाहरण जैसे बिंदु P 2,3 की वाई अक्ष से दूरी 2 है, सही है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु के वाई निर्देशांक कोटि होता है। उदाहरण बिंदु P बिंदु Q 4,5 की एक्स अक्ष से दूरी 5 है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप में होते हैं। y अक्ष पर किसी स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y होते हैं। बिंदुओं P x1, y1 और P Q x2, y2 के बीच की दूरी, अगर दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी हो तो फार्मूला क्या निकालते हैं, P और Q बराबर है कोई भी नंबर हो, P Q बराबर में अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, बिंदुओं P ब्रैकेट के अंदर 4 - 6 और Q 6-8 के बीच की दूरी याद करना। एक फार्मूला है, ये फार्मूला सवाल रखी गई है। ठीक, अब बिंदु P के मूल बिंदु से दूरी 0, तो OP बराबर क्या निकलता है, x² प्लस y²। उदाहरण बिंदु P 7,1 और मूल बिंदु 0, OP बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49 प्लस 1 मतलब √50 मतलब 5√2। दो बिंदु A x1, y1 और B x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक हैं। जैसे आप ये फार्मूला देख रहे हैं, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 कामा करके m1 y2 प्लस में m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। ठीक, अब महत्वपूर्ण तथ्य फिर दिया है, ये देखिए, बिंदुओं P x1, y1 और Q x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक x1, x2/2 y1, y2/2 होते हैं। उदाहरण भी दिया हुआ है, बिंदुओं A, B और -a, -b का मध्य बिंदु ज्ञात करना। यदि मध्य बिंदु x, y है तो x बराबर में a प्लस में ब्रैकेट का मतलब -a पान में 0.2 बराबर 0। इसी तरह 0 मान उसका भी आ गया, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाते हैं, 0, 0। ठीक, अब चैप्टर 8 हमारा त्रिकोणमिति का परिचय।